हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को जो है वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। ओके, देखिए ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये आपका एक मल्टीप्लाइकेशन मेथड होता है, लेकिन ये आपका सिंपल मल्टीप्लाइकेशन मेथड नहीं होता है। ये जो मेथड है, इस मेथड का जो यूज हम करते हैं दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के लिए करते हैं। अगर आपके पास कोई दो वेक्टर हैं, जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और इनमें जो है थीटा एंगल बन रहा है, अगर आपको इन दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है तो आप इन दोनों वेक्टर को जो है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है क्या चीज? ये आपका एक मल्टीप्लाइकेशन मेथड है जिसे हम जो है दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के लिए यूज करते हैं। ओके, अब देखो जैसे हमारे पास ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, अगर मैं ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, ये क्रॉस का साइन है। ठीक है, अगर हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर हमें एक नया वेक्टर मिलता है जिसे मैंने सी वेक्टर मान लिया है, जिसे मैंने ये सी वेक्टर मान लिया। ठीक है, अब देखो ये ए वेक्टर तो मेरे पास है, बी वेक्टर भी मेरे पास है, लेकिन मेरे पास अभी सी वेक्टर की डायरेक्शन नहीं है। तो अभी पता करेंगे सी वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ होने वाली है। ओके, लेकिन अभी इतना आप समझ लीजिए कि जब भी आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपको रिजल्ट में एक नया वेक्टर मिलता है जिसे हमने सी वेक्टर नाम दे रखा है। ओके, अब देखो हमें क्या करना है यहाँ पे, जैसे ये आपका वेक्टर ए है क्रॉस वेक्टर बी है, तो इस सी वेक्टर को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर और सी यूनिट वेक्टर, ऐसे भी इसे लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है? देखो एक चीज समझाता हूं। देखो जैसे आपका फोर्स वेक्टर होता है ना, फोर्स वेक्टर है, जैसे मैंने यहां पे फोर्स वेक्टर यहां पे 3 i कैप लिख दिया है। तो ये 3 क्या है? ये 3 क्या है? फोर्स का मैग्नीट्यूड है, और ये आई कैप क्या है? उसकी डायरेक्शन है। ठीक है, तो देखो फोर्स को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसे लिखा कैसे जाता है? मॉडुलस ऑफ एफ वेक्टर लिखा जाता है। और ये जो है यूनिट वेक्टर है, तो देखो ये फोर्स को हमने एफ से रिप्रेजेंट किया है, तो मैं इसके ऊपर ऐसे कैप लगा रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या है? आपका फोर्स का यूनिट वेक्टर है जो कि आई कैप है। तो इस तरीके से फोर्स वेक्टर को जो है मॉडुलस ऑफ एफ वेक्टर और ये एफ यूनिट वेक्टर भी लिखा जा सकता है, क्योंकि जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इसीलिए मैंने सी वेक्टर को इस तरीके से लिखा है, मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर और सी यूनिट वेक्टर। ओके, अब देखिए इससे आगे हम क्या करेंगे। देखो ये जो ए क्रॉस बी है, ये जो मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर है ये किसके इक्वल होता है? देखो यहां पे डेफिनेशन लिखा है ये क्रॉस प्रोडक्ट का, यहां पे क्या कह रहा है डेफिनेशन? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी गिव्स अनदर वेक्टर सी वेक्टर। अगर हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें सी वेक्टर मिलेगा। और ये जो सी वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ये जो सी वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ए बी साइन थीटा है। ठीक है, तो देखो ये जो सी वेक्टर का जो मॉडुलस है, मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड, वो किसके इक्वल है? ए बी साइन थीटा के इक्वल है। ठीक है, और ये सी यूनिट वेक्टर यहां पे आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल करने के टाइम पे काम आएगी। ओके, अब देखो इससे आगे बताता हूं। देखो ये जो आपका ए बी साइन थीटा है, ये जो आपका ए बी साइन थीटा है, ये जो है आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल होता है। क्यों होता है अभी थोड़ी देर के बाद समझ में आ जाएगा। और ये जो सी यूनिट वेक्टर है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर है। ठीक है, ये जो सी वेक्टर है, सी वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो ये जो यूनिट वेक्टर है ये जो है सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। ठीक है, ये आई कैप भी हो सकता है, जे कैप भी हो सकता है, के कैप भी हो सकता है, लेकिन हमने इसे सी से रिप्रेजेंट कर रखा है यहाँ पे। तो ये क्या है? आपका डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर, ये जो सी वेक्टर है सी वेक्टर का डायरेक्शन है ये। ठीक है, अब देखो ये तो आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया, ये आपका डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर हो गया। लेकिन ये जो ए बी साइन थीटा है जिसे मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बोल रहा हूं, क्यों मतलब ऐसा क्यों बोला मैंने? ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्यों होता है ये इसे समझते हैं। देखो जैसे हमें ये दो वेक्टर गिवन है, ठीक है, इसे अभी प्रूफ करते हैं कि क्या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी साइन थीटा के ही इक्वल होता है। अब देखो जैसे ये वेक्टर, ये दो वेक्टर आपको गिवन है और यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पैरेललोग्राम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये हमने ये पैरेललोग्राम हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो ये इस तरीके से ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाता है। इसकी नेमिंग कर देते हैं, ये आपका O है, P है और ये आपका Q है और ये R है। अब देखो यहां पे देखो पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट करके देखते हैं। तो जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है आपका, उसका फॉर्मूला क्या होता है? जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है उसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। देखो हाइट, अगर मैं यहां से एक वर्टिकली डाउनवर्ड एक लाइन प्रोड्यूस करता हूं
तो हमें इस पैरेललोग्राम का अगर एरिया निकालना है तो बेस आपका ये हो गया, हाइट आपका ये हो गया, तो ये जो बेस है, इस बेस का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, ए दे रखा है, तो बेस की जगह में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और ये जो हाइट है, ये वाला जो हाइट है, ये हाइट जो है अगर मैं इस ट्रायंगल को कंसीडर करूं तो ये हाइट मुझे मिल जाएगा, ये बी साइन थीटा के इक्वल होता है। क्यों होता है ये बी साइन थीटा के इक्वल? देखो अगर मैं इस राइट ट्रायंगल को लेता हूं तो आपका जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो यहां पे ये परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर मतलब हाइट है ये, तो हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, बी दे रखा है। तो ये हाइपोटेन्यूस किसके इक्वल हो जाएगी आपकी, बी इंटू साइन थीटा के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे ये जो हाइट है वो किसके इक्वल है, बी साइन थीटा के इक्वल है। ये जो परपेंडिकुलर है इसकी वैल्यू बी साइन थीटा है, तो यहां पे हाइट की जगह में क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा आ जाएगा। तो ये जो ए बी साइन थीटा है ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने ये जो ए बी साइन थीटा इसे क्या बोला था, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल होता है। और ये जो ए बी साइन थीटा है ये है क्या चीज, ये देखो ये जो वेक्टर है ना, इस वेक्टर का मॉडुलस है, मतलब मैग्नीट्यूड है। ये जो सी वेक्टर है, इस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। देखो जब भी आप दो वेक्टर बनाओगे तो दो वेक्टर बनाने के बाद आपको एक ये सी वेक्टर भी मिलेगा। अभी इस सी वेक्टर की डायरेक्शन भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो सी वेक्टर मिलेगा उस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होगा। तो वो जो मैग्नीट्यूड होता है आपको क्या करना है, यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाना है। उस पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है ना, उसी एरिया के इक्वल इस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। ये मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर ए बी साइन थीटा के इक्वल होता है। ओके, इतना समझ में आ गया। अब देखो देखो डायरेक्शन भी बताऊंगा, अभी बताता हूं थोड़ी देर के बाद डायरेक्शन। अब देखो इससे आगे क्या चीज है, देखो ये जो फॉर्मूला है अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ओके। अब देखो इससे आगे क्या है, देखो जैसे हमारा जैसे यहाँ पे ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी था, ये क्या है, सी वेक्टर मिला हमें यहाँ पे। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करके हमें क्या मिल रहा है, एक नया सी वेक्टर मिलेगा। अभी बताऊंगा सी वेक्टर की डायरेक्शन कहां पे होगी। अब देखो जैसे अगर मैं इन दोनों, यहां पे अगर मैं मॉडुलस का साइन लगा देता हूं, यहां पे भी मॉडुलस लगा दिया मैंने और यहां पे भी मॉडुलस का अगर मैं साइन लगा देता हूं, तो इसके बाद हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर है। तो देखो ये जो मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर है ये किसके इक्वल है, ए बी साइन थीटा के इक्वल है, ठीक है। तो यहां पे ये मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर की जगह में हम ये ए बी साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो ए बी साइन थीटा है ये किसके इक्वल है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल है। ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आया, ए बी साइन थीटा आया। तो ये ए बी साइन थीटा जो है किसका फॉर्मूला है, ये आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, एक ये और एक ये आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो और इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको ए वेक्टर बी वेक्टर दे रखा है तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको थीटा एंगल भी दे रखा है और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी दिया है तो इस फॉर्मूले से हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैलकुलेट करेंगे, ओके। अब देखो मैं आपको डायरेक्शन के बारे में बताता हूं। ये जो सी वेक्टर है इसका डायरेक्शन किधर होने वाला है। देखो जैसे आपका ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो जब हम दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक सी वेक्टर मिलता है। तो इसका जो डायरेक्शन होता है ना, डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये जो ए वेक्टर है और ये जो बी वेक्टर है ना, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा सी वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक है। अभी उस डायरेक्शन का भी पता करेंगे। उस डायरेक्शन का पता करने के लिए हमें राइट हैंड थंब रूल का यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो उसे यूज कैसे किया जाता है वो बताता हूं। अभी यहां पे इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर by using right hand thumb rule, by using right hand thumb rule। देखो राइट हैंड थंब रूल कैसे अप्लाई किया जाता है। देखो मुझे सी वेक्टर पता करना है ना, ये वाला सी वेक्टर मुझे फाइंड करना है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन हमें फाइंड करनी है। तो देखो जैसे मैंने यहां पे ए वेक्टर को पहले लिखा है, बी वेक्टर को बाद में लिखा है, तो आपको क्या करना है, ये ए वेक्टर पहले बी वेक्टर बाद में, तो आपको इस डायरेक्शन में क्या करना है, अपनी फिंगर को घुमाना है। ये जैसे मेरा हैंड है ना, तो आपको ये आपको इस तरीके से अपने हैंड को रखना है। ये ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो ए से बी की तरफ अपनी फिंगर को ऐसे घुमाना है। तो आपका थंब किधर पॉइंट कर रहा है, ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो यही आपका सी वेक्टर का डायरेक्शन है। जो आपका सी वेक्टर का डायरेक्शन है ऐसे अपवर्ड है, परपेंडिकुलर, ऐसे ऊपर की तरफ है।
तो ये जो सी वेक्टर होगा ये ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और इस बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। देखो यहां पे लिखा था मैंने डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी वेक्टर। तो अगर आपको डायरेक्शन का पता करना है, सी वेक्टर की डायरेक्शन का पता करना है, तो आपको क्या करना है, ए से बी की तरफ अपनी फिंगर को घुमाना है, ऐसे अपना हैंड लेना है और ए से बी की तरफ अपनी फिंगर को घुमाना है, तो थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो यही क्या है आपका सी वेक्टर का डायरेक्शन है, ठीक है। अब देखो अगर जैसे हमने ये ए क्रॉस बी किया था तो हमें ये सी वेक्टर मिला था और राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से हमने उसकी डायरेक्शन का भी पता कर दिया। लेकिन अगर हम बी क्रॉस ए करें, बी क्रॉस ए करें तो उससे भी हमें कुछ वेक्टर मिलेगा ना। देखो जब ए से ए क्रॉस बी किया तो सी वेक्टर की डायरेक्शन का हमने कैसे पता किया, ए से बी की तरफ फिंगर को घुमाया, तो थंब जिधर पॉइंट कर रहा था वो आपका क्या है, सी वेक्टर का डायरेक्शन है। अब अगर हम बी क्रॉस ए करेंगे तो हमें क्या करना है, बी से ए की तरफ अपनी फिंगर को घुमाना है, कर्ल करना है, कर्ल करना है, कर्ल मतलब घुमाना है, तो हमें क्या मिलेगा, वेक्टर का डायरेक्शन मिलेगा। तो देखो हमें अब क्या करना है, बी से ए की तरफ फिंगर को घुमाना है, बी मैंने पहले लिखा, ए मैंने बाद में लिखा, तो मुझे बी से ए की तरफ फिंगर को घुमाना है अपना। तो बी से ए की तरफ अगर मैं फिंगर को घुमाता हूं तो मेरा थंब नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। देखो अगर मैं बी से ए की तरफ फिंगर को घुमाता हूं, कर्ल करता हूं, तो मेरा थंब नीचे की तरफ पॉइंट करेगा। जब मैंने ए से बी किया तो मेरा थंब ऊपर की तरफ अपवर्ड पॉइंट कर रहा था, और जब मैंने बी से ए की तरफ फिंगर को कर्ल किया तो मेरा थंब जो है बॉटम ऑफ पेज जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमें सी वेक्टर तो मिलेगा लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट मिलेगी, नेगेटिव डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है, ये नेगेटिव है आपका, नेगेटिव सी वेक्टर मिलेगा। तो इससे तो हमें सी वेक्टर मिला, पॉजिटिव सी वेक्टर मिला, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन मिली, लेकिन इससे हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन मिलेगी, नेगेटिव सी वेक्टर मिलेगा हमें, ठीक है। तो ये जो ए क्रॉस बी होता है ये जो है B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता है, क्योंकि यहां पे हमें C वेक्टर तो मिला लेकिन ये पॉजिटिव C वेक्टर है, ये आपका नेगेटिव C वेक्टर है, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट अपोजिट है। तो ये भी आपका 1 मार्क्स में आ जाता है कि क्या A क्रॉस B क्रॉस A के इक्वल होता है, ये इक्वल नहीं होता है क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। ओके, अब देखो एक और चीज है यहां पे इंपॉर्टेंट, हाउ टू फाइंड the direction of C वेक्टर। देखो जैसे आपका ये A वेक्टर है और ये आपका ये B वेक्टर है, ठीक है, तो C वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, ऐसे ऊपर की तरफ है ना, C वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ये थीटा एंगल बन रहा है, तो इस तरीके से हमने ये पैरेललोग्राम बनाया था और यहां से एक वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक लाइन प्रोड्यूस किया था, तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने यहां पे कैलकुलेट किया था, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, ये जो डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर है इसे फाइंड करना है। तो देखो जैसे ये सी वेक्टर है तो सी वेक्टर को ऐसे भी लिखा जा सकता है, मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर और सी यूनिट वेक्टर। तो ये सी यूनिट वेक्टर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, सी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो यूनिट वेक्टर है ये क्या करता है, इस सी वेक्टर को जो है डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। अब देखो ये जो सी यूनिट वेक्टर है यही क्या कर रहा है, इस सी वेक्टर को डायरेक्शन प्रोवाइड करा रहा है। तो हमें अगर सी वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, इस तरीके से लिखना पड़ेगा, सी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर। अब देखो मैंने यहां पे आपको क्या बताया था कि जब हम ए क्रॉस बी करेंगे तो हमें सी वेक्टर मिलेगा, ठीक है। तो देखो जैसे आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करके आपको क्या मिला, सी वेक्टर मिला। तो यहां पे सी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ये जो सी वेक्टर है, सी वेक्टर की जगह में मैं ए क्रॉस बी भी लिख सकता हूं, यहां पे हम ए क्रॉस बी लिख सकते हैं और ये मॉडुलस है, इस सी वेक्टर की जगह में अगेन हम क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर बताइए तो इस फॉर्मूले से आप डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर बता सकते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट केस है वो मैं आपको बता देता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट केस हैं, इंपॉर्टेंट केस। देखो केस फर्स्ट क्या है, व्हेन, ये आपका केस फर्स्ट है, ठीक है, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल। अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे, मतलब ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर का डायरेक्शन ये है और ये बी वेक्टर है, ठीक है, बी वेक्टर का डायरेक्शन भी इधर ही है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो दोनों अगर देखो ये जो दो वेक्टर थे ये तो सेम डायरेक्शन में नहीं थे ना, ये अलग अलग डायरेक्शन में, तो यहाँ पे थीटा कुछ एंगल बन रहा था। अब दोनों वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होंगे, पैरेलल होंगे, तो यहाँ पे थीटा क्या बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है ए क्रॉस बी, ये वाला फॉर्मूला देखो,
देखो 90% क्वेश्चन आपके ना इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाते हैं, ये वाला मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। देखो ये फॉर्मूला तो है ही, ये फॉर्मूला तो है ही, ये तो आपको याद रखना ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है, इसी से आपके 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इस फॉर्मूले से। तो देखो इस फॉर्मूले को मैं पीछे लिख रहा हूं। देखो जैसे अगर मैं यहां पे मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा लिखता हूं, तो ये थीटा कितना दे रखा है, 0 डिग्री दे रखा है, तो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए बी साइन थीटा कितना है, 0 डिग्री है, तो ये हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो ए बी इंटू 0, तो ये हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है, और न्यूमेरिकल में भी इस कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ता है। ठीक है, न्यूमेरिकल भी 2-3 मार्क्स का आ सकता है, इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखो हमेशा याद रखना, दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो मॉडुलस होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा ना, उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 0 के इक्वल आता है। क्योंकि देखो अगर हमें इन दो वेक्टर की हेल्प से अगर पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा तो पैरेललोग्राम तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि जो पैरेललोग्राम होता है, ये जो ए क्रॉस बी होता है ना, ये जो आपका ए क्रॉस बी है, ये किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल होता है। तो अगर ये दो वेक्टर हमें दे रखे हैं, तो अगर हमें यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा तो पैरेललोग्राम यहाँ पे फॉर्म ही नहीं हो पाएगा, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये जो एरिया, ये जो ए क्रॉस बी होता है, ये किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला ए क्रॉस बी भी है, ये मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी सॉरी, और ए बी साइन थीटा भी है, दोनों फॉर्मूले से हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहां पे अगर ये दो वेक्टर होंगे हमारे पास, तो यहां पे पैरेललोग्राम फॉर्म ही नहीं होने वाला, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी कितना आएगा आपका, 0 आएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा केस ये है, केस सेकेंड, व्हेन टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो यहां पे थीटा जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को यहां पे लिखिए, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, देन ये फाइनली क्या हो जाएगा आपका, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी, थीटा कितना है, 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक है, तो ये फाइनली ए क्रॉस बी जो हो जाएगा आपका, ये ए बी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 डिग्री आपका 1 होता है। ठीक है, तो अगर दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी कितना होता है, ए इंटू बी के इक्वल होता है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देन आपको ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से हमें अप्लाई करने हैं वो आपको लगाने आ जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन है आपका, यहां पे कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ये दो वेक्टर दे रखा है, एक ए वेक्टर ये दे रखा है, बी वेक्टर ये दे रखा है। ठीक है, ये वेक्टर का कार्टेशियन फॉर्म दे रखा है आपका, और यहां पे हमें इसका वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ही होता है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट को ही वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। देखो यहां पे मैंने बताया था आपको कि ये जो आपका वेक्टर प्रोडक्ट है इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला जाता है। ओके, तो देखो हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो ए क्रॉस बी, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, ये जो ए क्रॉस बी होता है, ये ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, और ये सी यूनिट वेक्टर के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो यहां पे हमें एंगल तो दे नहीं रखा है ना, हमें क्या एंगल दे रखा है, हमें यहां पे कहीं पे ये थीटा एंगल गिवन ही नहीं है, तो हम इस फॉर्मूले से भी ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं। देखो ए क्रॉस बी किया कैसे जाता है, अगर एंगल दिया होता तो मैं इस पूरे फॉर्मूले का यूज करता, लेकिन यहाँ पे एंगल नहीं दे रखा ना, तो हम डायरेक्ट हम इसे मैथमेटिकली भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मैथमेटिकली भी कर सकते हैं। देखो कैसे किया जाता है, आपको यहाँ पे क्या करना है, ए क्रॉस बी करने के लिए आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ऐसे डिटर्मिनेंट्स का साइन बनाना है। आपको यहां पे क्या करना है, ये आई कैप लिखना है, ये जे कैप लिखना है, और ये के कैप लिख देना है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, देखो ये मैंने यहां पे ए वेक्टर को पहले लिखा है, बी वेक्टर को बाद में लिखा है। तो सबसे पहले देखो ए वेक्टर, यहां ये ए वेक्टर है, तो आई कैप के सामने 2 लिखा है, तो आई कैप के नीचे यहां 2 लिख दीजिए। ठीक है, ये जे कैप के सामने 4 लिखा है, तो जे कैप के नीचे 4 लिखिए, के कैप के सामने -2 लिखा है, तो यहां -2 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखो ये जो बी वेक्टर है, बाद में बी वेक्टर लिखा है, तो ये बी वेक्टर देखो आई कैप के सामने -2 है, तो यहाँ पे इसके नीचे जो है -2 आएगा। ये जे कैप के सामने 2 लिखा है, तो यहाँ 2 लिखिए, और ये के कैप के सामने -4 है, तो यहाँ -4 लिखिए। ठीक है,
अब इससे आगे क्या करेंगे, देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, देखो आपको क्या करना है, यहां पे आई कैप बनाना है, ऐसे ये ब्रैकेट बना दीजिए, फिर ये नेगेटिव जे कैप बनाना है, इस तरीके से ब्रैकेट बना दीजिए, फिर पॉजिटिव के कैप लिखना है और इस तरीके से नेगेटिव बना दीजिए, ठीक है। तो ये आई कैप जे कैप को पॉजिटिव पॉजिटिव लिखना है और ये जे कैप को जो है नेगेटिव लिखना है, ठीक है। अब देखो इससे आगे क्या करेंगे, यहां पे आई कैप आएगा, रुकिए रुकिए, देखो यहां पे ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, देखो जैसे आई कैप है ना, तो आई कैप के नीचे ये जो नंबर लिखे हैं ना, इन्हें ऐसे छुपा दीजिए। फिर आपको क्या करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 4 4 जा क्या हो जाएगा आपका 16, नेगेटिव 16 आएगा यहाँ पे, नेगेटिव 16। फिर यहाँ पे अपनी तरफ से माइनस पुट करना है, ठीक है, आपको माइनस लगाना है यहाँ पे। फिर देखो इसके ये जो आई कैप के नीचे जो नंबर है इन्हें तो छुपा देना है, तो पहले तो मैंने इससे इसको मल्टीप्लाई किया, अब आपको इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा 4, नेगेटिव 4, ठीक है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव 4 भी आएगा, ओके। अब देखो ये जे कैप है, अब देखो इस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, देखो ये जे कैप के नीचे ये नंबर लिखे ना, तो इन्हें ऐसे हाइड कर दीजिए, छुपा दीजिए। तो इस 2 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 4 जा 8, नेगेटिव 8 आएगा, ये नेगेटिव भी है यहाँ पे। फिर माइनस साइन अपनी तरफ से लगाना है यहाँ पे, ठीक है। अब इससे आगे क्या करेंगे, देखो इस -2 को इस -2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो -2 इंटू -2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 4 हो जाएगा, ओके। अब देखो ये के कैप है, अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, के कैप ये जो है ना, इसके नीचे के नंबर को ऐसे छुपा दीजिए और इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, ये 4 आएगा, और यहाँ पे माइनस अपनी तरफ से पुट करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू -2 कितना होता है, -8 होता है, ओके। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं, ये -16 प्लस 4, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, तो -16 प्लस 4 कितना आएगा, -12 आएगा, तो -12 इंटू आई कितना हो जाएगा, -12 आई कैप हो जाएगा, ओके। अब देखो यहाँ पे ये -8 है, ये -4 है, तो ये -12 हो जाएगा, -12 इंटू -j कितना हो जाएगा, पॉजिटिव 12 जे कैप हो जाएगा, ओके। ये 4 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये 12 के कैप हो जाएगा। तो देखो ये ए वेक्टर ये दे रखा था हमें, बी वेक्टर ये दे रखा था हमें, तो ये हमें क्या मिल गया, ये ए क्रॉस बी करके हमें क्या मिल गया, ये ए क्रॉस बी की वैल्यू मिल गई, तो ये हमें क्या मिल गया, सी वेक्टर मिल गया। ए क्रॉस बी करके हमें क्या मिलता है, सी वेक्टर तो मिलता है, तो ये आपको ये सी वेक्टर मिल गया है। हमें इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट करना था ना, क्रॉस प्रोडक्ट करना था, तो जब हम दो का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, एक नया वेक्टर मिलेगा। तो इस नए वेक्टर का कार्टेशियन फॉर्म ये है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहां पे कह रहा है सो दैट वेक्टर ए ये दे रखा है, वेक्टर बी ये दे रखा है, आर पैरेलल, इन दोनों को हमें पैरेलल प्रूफ करना है। तो देखो इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इन दोनों वेक्टर को जो है ना पैरेलल मान लीजिए कि आर पैरेलल। हमने ऐसा मान लिया है कि ये दोनों के दोनों वेक्टर क्या हैं, पैरेलल हैं। अब दो वेक्टर अगर पैरेलल डायरेक्शन में होंगे, यानी कि ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर भी ये है, सेम डायरेक्शन में, पैरेलल डायरेक्शन में है, तो देन थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 डिग्री होगी। जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं ना, तो जो इन दोनों में जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का एंगल बनेगा। इतना समझ में आ गया। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले का मैं यूज कर रहा हूं। अब देखो यहां पे ये जो थीटा है, थीटा कितना दे रखा है, 0 डिग्री दे रखा है, तो इसे आगे देखो क्या करेंगे हम, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी बी साइन 0 डिग्री, थीटा की जगह में 0 डिग्री आ जाएगा, तो इसे हम फाइनली ऐसे लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो 0 इंटू ए बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है 0 आती है, बस यही हमें प्रूफ करना है। अगर इसे हमें सॉल्व करना है, अगर ये 0 आ जाता है तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों के दोनों वेक्टर क्या हैं, पैरेलल हैं, तो हमें इसे 0 प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ए क्रॉस बी को कैलकुलेट कर लेते हैं, ए क्रॉस बी को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसका मॉडुलस भी कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो ए क्रॉस बी कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो ऐसे ये डिटर्मिनेंट्स का साइन बनाना है, यहाँ पे आई कैप लिखना है, यहाँ पे ये जे कैप लिखेंगे और यहाँ पे ये के कैप लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ए वेक्टर मैंने पहले लिखा है, तो देखो ए वेक्टर मैंने पहले लिखा है ना, तो ए वेक्टर ये है, आई कैप के सामने -2 लिखा है ना, तो यहाँ पे आई कैप के नीचे -2 लिखिए, जे कैप के सामने 3 लिखा है, 3 लिखिए, ये के कैप के सामने क्या है, ये 1 है, 1 के कैप है ये, ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इसी तरीके से ये बी वेक्टर, देखो ये बी वेक्टर है, तो यहाँ -4 लिखा है, 6 लिखा है, 2 लिखा है, तो यहाँ -4 आएगा, ये 6 आएगा और ये 2, इस तरीके से लिख दीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यहाँ पे आई कैप बनाना है, ऐसे ब्रैकेट बनाना है, नेगेटिव जे कैप बनाना है, ऐसे ब्रैकेट बनाना है,
और ये पॉजिटिव के कैप आएगा और इस तरीके से ये ब्रैकेट बना दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका देखो ये आई कैप के नीचे ये नंबर है ना, तो इन्हें ऐसे छुपा दीजिए, तो ये 3 2 जा 6 आ जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे नेगेटिव पुट करेंगे, 6 1 जा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जे कैप के नीचे ये नंबर है ना, इन्हें ऐसे छुपा दीजिए, तो -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -4। फिर माइनस पुट करना है यहाँ पे, -4 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ओके। अब ये के कैप के नीचे जो नंबर है इन्हें छुपा दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये -12 आएगा। फिर माइनस साइन पुट करना है यहाँ पे, और ये -4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, ओके। अब देखो ये 6 -6 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू आई कैप कितना होगा, 0 ही तो होगा। ये कितना होगा, 0 होगा। ये -4 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4। तो -4 + 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 इंटू जे कैप क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा आपका। ये -12 है और माइनस माइनस +12, -12 + 12 भी 0 हो जाएगा। 0 इंटू के कैप भी क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो ये a क्रॉस b क्या आ गया आपका, 0 आ गया। लेकिन हमें मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b निकालना है ना, तो फाइनली मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर a क्रॉस b 0 है तो मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो हमें यही तो प्रूफ करना था। अगर ये 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि ये a और b वेक्टर जो है पैरेलल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहां पे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हमें पैरेललोग्राम कैलकुलेट करना है, ठीक है, मतलब पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट करना है। और हुज टू एडजेसेंट साइड्स आर फॉर्म्ड बाय द वेक्टर। देखो जैसे पैरेललोग्राम ऐसा होता है ना आपका, ये आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये आपका पैरेललोग्राम है। अब देखो पैरेललोग्राम की जो दो एडजेसेंट साइड है आर फॉर्म्ड बाय वेक्टर, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर से इसकी दो एडजेसेंट साइड क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो चलो मैंने ये ए वेक्टर मान लिया, ये आपका बी वेक्टर मान लिया। तो ये जो दो वेक्टर हैं ये इस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड है। हमें क्या करना है, इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी भी होता है और ए बी साइन थीटा भी होता है, ठीक है, दोनों ही फॉर्मूले हैं। अब देखो यहां पे ये जो एंगल होता है ना, थीटा एंगल तो हमें गिवन ही नहीं है। कहीं पे थीटा एंगल गिवन है क्या? अगर थीटा एंगल गिवन नहीं है तो हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, सिर्फ ये मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है, यही आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए क्रॉस बी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऐसे ये डिटर्मिनेंट्स का साइन बनाना है, यहाँ पे आई कैप लिखना है, ये जे कैप लिखना है, यहाँ पे ये के कैप लिखना है, ठीक है। अब देखो ये ए वेक्टर है ना, तो आई कैप के सामने 2 लिखा है तो यहाँ 2 लिख दीजिए, जे कैप के सामने 1 लिखा है तो यहाँ 1 लिखिए, के कैप के सामने 1 है तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ये आई कैप मतलब यहाँ पे 1 आएगा, ये जे कैप मतलब -1, ठीक है, ये -1 आएगा, के कैप के सामने 2 लिखा है तो ये 2 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये ए क्रॉस बी जो हो जाएगा आपका, यहाँ पे आई कैप लिखिए, ऐसे ब्रैकेट बनाइए, नेगेटिव जे कैप लिखिए, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट बनाइए, और पॉजिटिव के कैप यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट बनाइए। अब देखो हम क्या करेंगे, आई कैप के नीचे नंबर इन्हें छुपा दीजिए, तो 1 2 जा 2 आ जाएगा। फिर यहाँ माइनस पुट करना है, -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर ये जी कैप के नीचे जो नंबर इन्हें छुपाइए, 2 2 जा 4, फिर माइनस पुट कीजिए, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। फिर के कैप के नीचे जो नंबर उन्हें छुपाइए, ये 2 इंटू -1 -2 होगा, माइनस पुट कीजिए, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इन्हें सॉल्व करते हैं, ये 2 माइनस माइनस प्लस 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 इंटू आई कैप 3 आई कैप। ये 4 - 1 3 हो जाएगा, 3 इंटू नेगेटिव जे कैप क्या होगा, -3 जे कैप। ये -2 - 1 -3 हो जाएगा, -3 इंटू के क्या हो जाएगा, -3 के कैप। तो ये क्या आया आपका, ए क्रॉस बी आया, मतलब ये सी वेक्टर आ गया, ठीक है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी करने के बाद जो हमें एक नया वेक्टर मिलता है ना, तो ये हमें नया वेक्टर मिल गया जिसे हम सी वेक्टर भी बोल सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैलकुलेट करने के लिए इसका मॉडुलस कैलकुलेट करना है। ये जो मॉडुलस है, ठीक है, इस मॉडुलस को कैलकुलेट करेंगे। तो मॉडुलस के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मॉडुलस का साइन बना दीजिए, ए क्रॉस बी, और ऐसे मॉडुलस बना दीजिए। मतलब इस वेक्टर का ये जो हमें नया वेक्टर मिला है, इसका मैग्नीट्यूड हमें कैलकुलेट करना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऐसे अंडर रूट बनाते हैं। आई कैप के सामने 3 लिखा है तो 3 का होल स्क्वायर, जे कैप के सामने -3 लिखा है ना, तो ऐसे प्लस लिखिए, -3 का होल स्क्वायर। फिर प्लस लिखिए, के कैप के सामने -3 है तो -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फाइनली 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, तो ये कितना हो गया, √27 हो गया। इसके अगर आप आगे फैक्टर निकालते हो तो ये 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। और ये फाइनली ये देखो ये 3 का पेयर बन रहा है, तो एक 3 बाहर आ जाएगा और ये एक 3 जो है रूट के ही अंदर रहेगा। तो ये जो हमें ए क्रॉस बी जो कि एरिया ऑफ
पैरेललोग्राम होता है, तो ये जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो निकल गया आपका 3√3 यूनिट। ठीक है, जो भी यूनिट होगा, चाहे सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपका। यहां पे हमें ये दिया है, देखो यहां पे कह रहा है फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ठीक है, ये लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा। ये ए वेक्टर दे रखा है, ये बी वेक्टर दे रखा है, मुझे इसका साइन ऑफ द एंगल फाइंड करना है। साइन ऑफ द एंगल का मतलब ये साइन थीटा फाइंड करना है। ठीक है, इसे कैलकुलेट करना है मुझे। ओके, अब देखो हमारे पास ये ए वेक्टर ये दे रखा है, बी वेक्टर ये दे रखा है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है हमारे पास मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। जहां पे भी एंगल की बात करेगा ना, वहां पे इसी फॉर्मूले को यूज करना है। ओके, तो फाइनली ये साइन थीटा इज इक्वल टू, हम इसे कैसे लिख सकते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, और ये ए बी कहां चला जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा ए बी। समझ में आ रहा है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, फिर इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, फिर यहां पे पुट कर देंगे। चलो ये मैंने इक्वेशन फर्स्ट कर दी है, इनकी वैल्यू निकालेंगे, फिर यहां पुट कर देंगे। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी करते हैं, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी करने के लिए ऐसे डिटर्मिनेंट्स बनाना है। यहां पे आई कैप, जे कैप, के कैप लिखेंगे। ये 2 3 1 यहां पे आ जाएगा 2 3 1, और ये 4 -2 -2 यहां पे आ जाएगा 4 -2 -2। अब देखो यहां पे क्या करना है, ये ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये आई कैप बनाइए, ऐसे ब्रैकेट बनाइए, माइनस जे कैप, ये ब्रैकेट हो जाएगा, और ये पॉजिटिव के कैप, ये ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक है, ये आई कैप इसके नीचे के नंबर छुपा दीजिए, 3 2 6, नेगेटिव 6 आएगा, फिर माइनस पुट करना है, -2 × 1 -2। फिर क्या करेंगे, देखो ये 2 को -2 से मल्टीप्लाई कीजिए, -4, फिर यहाँ माइनस पुट करना है, 4 × 1 4 हो जाएगा। फिर ये के कैप के लिए क्या करेंगे, देखो ये के कैप के आगे यहाँ क्या आएगा नंबर, देखिए 2 × -2 -4, फिर माइनस पुट करना है, 4 3 12। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये -6 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -6 + 2 कितना हो जाएगा आपका? -4 आई कैप। ये कितना हो जाएगा? -8 × -जे कैप, तो ये +8 जे कैप हो जाएगा। ये -16 है, तो ये -16 के कैप हो जाएगा। ओके, अब देखो हमें क्या करना है, देखो ये हमारा साइन थीटा का ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी तो मैंने कैलकुलेट कर दिया, लेकिन मुझे मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है। ये मॉडुलस का साइन भी तो है यहाँ पे, तो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? ये तो आपका ए क्रॉस बी मिल गया आपको, लेकिन इसका मॉडुलस कैलकुलेट करना है ना, मतलब मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऐसे अंडर रूट बनाना है। ये -4 है ना, तो -4 का होल स्क्वायर कीजिए, फिर प्लस लिखिए। जे कैप के सामने 8 लिखा है, तो 8 का होल स्क्वायर कीजिए, फिर प्लस लिखिए। फिर के कैप के सामने -16 है, तो इसका होल स्क्वायर कीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 4 जा 16, 8 8 जा 64, और ये 16 × 16 कितना होता है? 256 होता है। ठीक है, अब देखो इनको अगर आप ऐड करोगे तो 256 प्लस 44 300 हो जाएगा, ये 320 हो जाएगा, और ये फाइनली कितना हो रहा है आपका? 320 + 16 336। ठीक है, ये 336 आ गया। अब देखो इसके फैक्टर निकाल लेते हैं, 336 के फैक्टर निकालते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 1 = 2, और ये 2 6 = 12, 2 8 = 16। ठीक है, ये 2 8 = 16, 2 4 = 8, ये 2 4 = 8, 2 2 = 4, ये 3 7 = 21, और ये हो गया आपका 7 1 = 7। तो ये जो है इस फैक्टर को यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4, ये 2 × 2 × 2 × 2, और ये 3 × 7 भी है। ठीक है, तो ये फाइनली देखो ये जो 2 का पीयर है ये बाहर आ जाएगा, ये 2 का पीयर भी बाहर आ जाएगा, और ये इसका तो कोई पीयर है नहीं, तो 4 3 कितना है आपका? ये सॉरी यहाँ पे ये 7 है, मैं 4 लिख रहा हूँ, ये 7 है। ठीक है, 7 3 = 21, ये √21, तो ये हो गया 2 2 = 4 √21। ठीक है, तो ये जो हमें मॉडुलस कैलकुलेट करना था, ए क्रॉस बी का जो मॉडुलस कैलकुलेट करना था, वो 4 √21 आ गया। अब देखो हमें ए और बी भी कैलकुलेट करना है, ए × बी भी कैलकुलेट करना है। तो ए कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो ए कैलकुलेट करेंगे हम, ए को कैसे लिखा जाता है? मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर ही ए होता है। ठीक है, ए का मतलब क्या है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर लिखते हैं। अब देखो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऐसे अंडर रूट बनाना है। अब देखो यहाँ पे देखिए, जैसे आपका ये ए वेक्टर है ना, देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं ए वेक्टर को लिख देता हूँ। ये आपका ए वेक्टर दे रखा है 2 आई कैप + 3 जे कैप + के कैप दे रखा है, ये वाला वेक्टर। ठीक है, ये ए वेक्टर गिवन है हमें, तो इसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये 2 लिखना है, यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर कीजिए, फिर प्लस लिखिए। जे कैप के सामने 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। के कैप के सामने क्या है? ये 1 है, तो ये 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
तो ये फाइनली क्या हो जाएगा आपका, 2 2 जा 4, 3 3 जा 6 एंड ये 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो रहा है आपका, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दिया, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 एंड ये 1 का होल स्क्वायर। हाँ तो ये 3 3 जा 9 होना था, ठीक है। यहाँ पे 9 9 प्लस 4 13 है, ये हो गया आपका रूट 14, ठीक है। अब देखो ये b को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मॉडुलस ऑफ b, ये b वेक्टर आपका क्या दे रखा है, देखो b वेक्टर ये है 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो इसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप ये हमें गिवन है। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये 4 का होल स्क्वायर कीजिए, फिर प्लस लिखिए, ये नेगेटिव 2 का होल स्क्वायर कीजिए, फिर प्लस लिखिए, ये नेगेटिव 2 का होल स्क्वायर कीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो ये हो गया आपका रूट 24। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये a इंटू बी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे a इंटू बी कर दीजिए। तो a की वैल्यू तो ये रूट 14 है और b की वैल्यू कितनी दे रही है, रूट 24। तो इसे हम फाइनली a इंटू बी, देखो रूट 24 के फैक्टर क्या होंगे आपके, अगर रूट 24 का आप फैक्टर निकालते हो तो वो हो जाएगा आपका 2 इंटू 7। और ये जो 14 के फैक्टर हैं 2 इंटू 7 24 के अगर आप फैक्टर निकालोगे तो वो कितना होगा आपका, वो हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है। तो फाइनली हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये 2 और 2 का पेयर है तो ये बाहर आ जाएगा, और ये 2 और 2 का भी पेयर बन रहा है तो ये भी बाहर आ जाएगा। अब इस 7 का तो कोई पेयर नहीं है, 3 का भी पेयर नहीं है, तो 7 3 जा 21 ये यहीं पे रहेगा। तो ये a और b कितना आ गया आपका, ये जो a b आ रहा है आपका, ये 4 रूट 21 आ रहा है, ठीक है। तो ये ए बी की वैल्यू भी मिल गई हमें और ये इसकी वैल्यू भी हमें मिल गई। इस वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो जैसे ये साइन थीटा का ये फॉर्मूला है, ठीक है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी कितना आया था, देखो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना आ रहा है, 4 रूट 21 आया। तो यहाँ पे 4 रूट 21 लिखिए डिवाइडेड बाय ए इंटू बी कितना आया, ए इंटू बी आ रहा है 4 रूट 21। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 रूट 21। तो ये कट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। हमें साइन ऑफ द एंगल फाइंड करना था ना, तो ये कितना आ गया 1 आ गया। अब देखो ये भी आपका आंसर है, लेकिन इससे आगे भी आप कर सकते हो। देखो ये जो 1 होता है ना, ये साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये फाइनली थीटा कितना हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहां पे क्या कह रहा है, डिटरमाइन ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ। देखो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। जब हम ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें सी वेक्टर मिलता है ना, सी वेक्टर मिलता है। तो ये जो सी वेक्टर है, फिर हम इसे देखो, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर, सी यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो ये सी वेक्टर का क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो ये जो सी वेक्टर होता है, सी वेक्टर जो है ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पे क्या कह रहा है, डिटरमाइन ए यूनिट वेक्टर, हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो परपेंडिकुलर है बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर कौन होता है, ये सी वेक्टर होता है। तो हमें इसी सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, इस यूनिट वेक्टर को फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो मैंने पीछे आपको ये जो यूनिट वेक्टर है, इस यूनिट वेक्टर का एक फॉर्मूला बताया था आपको कि यूनिट वेक्टर को फाइंड कैसे किया जाता है। यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी होता है, ठीक है। देखो पीछे बताया था मैंने ये फॉर्मूला आपको, देखो ये फॉर्मूला बताया था ये। देखो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर, अगर आप सी वेक्टर मतलब सी यूनिट वेक्टर की अगर आपको डायरेक्शन बतानी है, वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है, तो ये ए क्रॉस बी और ये मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी करना है, ठीक है। तो इससे आपका ये सी यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो देखो इसी फॉर्मूले का तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो देखो इससे आगे क्या करेंगे, इससे आगे देखो यहाँ पे जैसे आपको ये ए वेक्टर आपको ये गिवन है, इसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले, ये 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है, और ये बी वेक्टर आपको गिवन है i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ये आपको गिवन है। अब देखो सी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, हमें क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। सबसे पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी, इसकी वैल्यू मैं फाइंड कर रहा हूँ, ए क्रॉस बी, ऐसे ये डिटर्मिनेंट्स बनाने हैं, और ये आई जे के लिखा। अब देखो ये 2 1 1, तो यहाँ पे ये 2 1 1 आ जाएगा, और ये आपका क्या है 1 -1 2 -1 2, ठीक है। तो ये आपका a क्रॉस b क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, यहाँ पे आई कैप लिखिए, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट बनाइए, नेगेटिव जे कैप ये ब्रैकेट बनेगा, ये पॉजिटिव के कैप ये ब्रैकेट बनेगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 × 2 2 माइनस आएगा, ये -1 आएगा, ठीक है।
फिर ये जे कैप को छुपा दीजिए, ये 2 2 ज़ा 4, नेगेटिव 1 1 जा 1, और ये के कैप का नीचे जो नंबर है इन्हें छुपा दीजिए, तो ये 2 नेगेटिव 2 आएगा, फिर माइनस आएगा 1 1 जा 1, ठीक है। तो ये 2 + 1 3 हो जाएगा, तो ये 3 आई कैप हो गया, ये 4 - 1 3 3 इंटू माइनस जे कैप -3 जे कैप, ये -3 के कैप आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ए क्रॉस बी आ गया, ठीक है। तो इस ए क्रॉस बी को जो है हमें कहाँ पुट करना है, यहां पुट करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है, यहां पे पुट करेंगे। अब देखो हमें मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी भी चाहिए, तो इसका ए क्रॉस बी का मॉडुलस भी फाइंड कर लेते हैं। तो मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं, ऐसे अंडर रूट बनाना है, इस 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस करना है, फिर -3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस करना है, फिर -3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, तो ये हो गया आपका √27। तो इसके जो फैक्टर होते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 होते हैं, तो एक 3 बाहर आ जाएगा और ये √3 अंदर ही रहेगा। तो ये जो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी है वो कितना मिल गया मुझे, 3√3 मिल गया। तो ये जो फॉर्मूला इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, देखो सी यूनिट फैक्टर इज इक्वल टू है आपका ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी का हमें मॉडुलस कैलकुलेट करना था। तो ये फाइनली सी यूनिट फैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो ए क्रॉस बी तो कितना आया था, ये आया था, ठीक है, ये ए क्रॉस बी की वैल्यू है। तो यहाँ पे 3 आई कैप -3 जे कैप, इसे लिख दीजिए -3 के कैप डिवाइडेड बाय, और ये मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी कितना कैलकुलेट किया हमने, 3√3 कैलकुलेट किया। अब देखो इससे आगे क्या करेंगे, देखो यहां पे ये 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये आई कैप -जे कैप -के कैप, ये डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपका 3√3। तो ये 3 से 3 कट जाएगा आपका, तो ये आपका यूनिट वेक्टर मिल गया, मतलब सी वेक्टर का डायरेक्शन मिल गया। तो हमें यहाँ पे क्या करना था, यूनिट वेक्टर फाइंड करना था। तो ये जो सी वेक्टर का डायरेक्शन को बताता है ये यूनिट वेक्टर, तो ये जो सी वेक्टर होता है ये इन ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो ये फाइनली ये कितना आ जाएगा, आई कैप -जे कैप -के कैप डिवाइडेड बाय √3। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ओके।